हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAT 25 का है और ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 में दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी और लिस्ट 2 में दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला। हमको करेक्ट मैच करना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वांटिटी है मास डेंसिटी। ये बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। मास का हो जाएगा m, वॉल्यूम का हो जाएगा L3। ये बराबर आ जाएगा ml माइनस 3t⁻0। ठीक है ना, इसलिए a का मैच हो जाएगा 4। हमारा फ्रेंड्स दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स। ये बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। एफ का हो जाएगा ml t-2 और डेल्टा टी का हो जाएगा t, इसलिए इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा ml t-1। मतलब कि इम्पल्स का मैच हो जाएगा 2। हमारा अगला फिजिकल क्वांटिटी है पावर। ये बराबर होता है वर्क बटा टाइम। वर्क का हो जाएगा ml2t-2 और टाइम का हो जाएगा t, इसलिए पावर का आ जाएगा ml2t-3। मतलब कि पावर का मैच हो जाएगा 1। ठीक है ना। हमारा अगला फिजिकल क्वांटिटी है फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होता है सिग्मा mr²। m का हो जाएगा m और r² का हो जाएगा l², इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ जाएगा ml² t⁻0, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ जाएगा थर्ड। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ जाएगा यहाँ थर्ड। यानी फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAT 25 का है और ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया वोल्टेज, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। म्यू नॉट जो है वो वैक्यूम परमेबिलिटी है और एप्सिलम नॉट वैक्यूम परमिटिविटी है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड जो होता है एल, वो बराबर होता है म्यू नॉट n² a बाई एल के। ठीक है ना। तो एल पर जहाँ म्यू नॉट जो है वो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड और एल है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है ना। और कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी, वो बराबर होता है एप्सिलम नॉट ए बाई डी। यहाँ एप्सिलम नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट और डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो L बाई सी का डायमेंशन आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे जो फॉर्मूला है दिया हुआ उस हिसाब से, तो L बाई सी का जो डायमेंशन आएगा वो म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का जो डायमेंशन होगा वो रूट L बाई सी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का जो डायमेंशन है वो रूट L बाई सी के डायमेंशन के बराबर है। अब फ्रेंड्स, L बराबर होता है टाउ आर। L क्या है, इंडक्टेंस है। टाउ होता है टाइम कांस्टेंट और R होता है रेजिस्टेंस। और फ्रेंड्स, C बराबर होता है टाउ बाई R। C क्या है, C कैपेसिटेंस है, टाउ हो जाएगा टाइम कांस्टेंट और R हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो L बाई सी बराबर हो जाएगा R²। तो फ्रेंड्स, रूट L बाई सी बराबर हो जाएगा R के। तो फ्रेंड्स, रूट L बाई सी का जो डायमेंशन होगा वो R के डायमेंशन के बराबर होगा। और रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का डायमेंशन रूट L बाई सी के डायमेंशन के बराबर है, इसलिए हमारा रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का डायमेंशन R के डायमेंशन के बराबर होगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का जो डायमेंशन है वो R के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 रेजिस्टेंस। मतलब रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलम नॉट का डायमेंशन रेजिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होगा। यही आंसर होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAT 25 का है और ये फोर्स एंड टॉर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 500 ग्राम है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है। स्पीड जो है उसका वो है v = 4√x मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो फोर्स जो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे वो पूछ रहा है।
तो फ्रेंड्स फोर्स जो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे एफ, ये बराबर होगा एम इंटू ए, जहाँ एम मास है ऑब्जेक्ट का और ए एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। हमें दिया गया v बराबर 4√x है, ठीक है ना। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16x, दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2v इंटू डी बी बाई एक्स बराबर 16, मतलब v इंटू डी बी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन a बराबर जो होता है वो होता है डी बी बाई डी टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर डी बी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा v और डी वी बाई डी एक्स वैसे ही रह जाएगा, तो एक्सेलरेशन a बराबर हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन a बराबर आ जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये बराबर आ जाएगा 8 के। अब फोर्स जो ऑब्जेक्ट में एक्ट कर रहा है f बराबर हो जाएगा m इंटू ए। m का कितना वैल्यू है, m बराबर दिया हुआ है हमारा 500 ग्राम, मतलब f बराबर हो जाएगा m 0.5, और a का कितना वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू हमारा आ गया है 8, ठीक है ना। तो f बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 8, ये बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन, यानी हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये जो फोर्स दिया गया है उसमें से कौन सा फोर्स ऐसा है जिसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। फोर्स जो दिया गया ऑप्शन में है वो है कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके लिए वर्क डन जो होता है एक ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट के बीच में मूव करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ टेकन के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल होता है कंजर्वेटिव फोर्स का कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके लिए वर्क डन जो है डिपेंड करता है पाथ टेकन पे, जो पाथ आप लिए उस पर डिपेंड करता है वर्क डन, ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक कॉमन एग्जांपल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। बाकी जो हमारा कूलम्ब फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्सेज है, इसलिए इनको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का है, ये ट्रांसलेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है। स्पीड है हेलीकॉप्टर का 360 किलोमीटर पर आवर और वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर एक इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है ये जाके ग्राउंड को हिट करता है पॉइंट ओ पे 20 सेकेंड ड्रॉप करने के 20 सेकेंड बाद, ठीक है ना। तो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉइंट ओ का उस पोजीशन से जिससे हेलीकॉप्टर जो है ऑब्जेक्ट रिलीज किया था वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है जी का, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है। अब यहाँ फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर का जो स्पीड है यू, ये बराबर दिया हुआ है 360 किलोमीटर पर आवर, ये बराबर हो जाएगा हमारा 100 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो है वो दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस x बराबर हो जाएगा u इंटू टी के, ये बराबर हो जाएगा 2000 मीटर के, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस x का वैल्यू आ गया 2000 मीटर, और एल्टीट्यूड जो है h, जो ऊंचाई है वो बराबर है 2 किलोमीटर के दिया हुआ है, ये बराबर भी आ जाएगा 2000 मीटर। अब फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। यहाँ इनिशियल पोजीशन जो है
ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यहाँ ए है और फाइनल पोजीशन ओ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट डी। तो डिस्प्लेसमेंट डी हमारा आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक्स का वैल्यू है 2000 मीटर और एच का वैल्यू है 2000 मीटर। इसको हम रखेंगे तो डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा, एक्स और एच का वैल्यू रखने पे डी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2000 मीटर, और इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट डी बराबर आ गया 2√2 किलोमीटर। यही आंसर होगा, यानी हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये रोटेटरी मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि कैपिटल एम और कैपिटल आर है जो है वो मास और रेडियस है एक डिस्क का, ठीक है ना। एक स्मॉल डिस्क जिसका रेडियस r/3 है वो रिमूव किया गया है बिगर डिस्क से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिगर डिस्क का अबाउट एन एक्सिस ए बी, जो कि उसके सेंटर ओ से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है उस डिस्क के प्लेन के, वो है 4/x mr²। वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा कंप्लीट डिस्क का विदाउट कैविटी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो I1 बराबर हो जाएगा mr²/2। अब मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन जो होगा m, ये बराबर हो जाएगा आपको m/πr²। m क्या है, m/πr² हो गया मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है ना, इंटू πr/3 होल स्क्वायर, यानी इंटू πr/3 होल स्क्वायर। तो मास ऑफ रिमूव डिस्क m बराबर हो जाएगा कैपिटल M/9। अब फ्रेंड्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिमूव्ड पोर्शन ऑफ डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, I2 बराबर हो जाएगा IO' प्लस MA², ठीक है ना। IO' क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू O', ये बराबर हो जाएगा आपको mr²/2। ये बराबर हो जाएगा आपको mr²/2। m का वैल्यू आ जाएगा m/9, r का वैल्यू आ जाएगा r/3 और /2 हो गया, और प्लस ma²। m का वैल्यू फिर से यहाँ पे आ गया m/9 और a जो है a का वैल्यू आ गया आपको 2r/3, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू o हो जाएगा इतना, ये बराबर हो जाएगा mr²/18। तो फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क अबाउट ओ, यानी कि I बराबर हो जाएगा I1 - I2। I1 का वैल्यू mr²/2 और I2 का वैल्यू हो गया mr²/18, ये हो जाएगा 4mr²/9, इसलिए n का हमारा वैल्यू आ जाएगा 9। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए और रीज़न आर। असर्शन ए कहता है कि सन से एक प्लैनेट का जो रेडियस वेक्टर होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, और इसलिए एरियल वेलोसिटी जो है प्लैनेट का वो कांस्टेंट होता है। रीजन आर कहता है कि एक सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो हमें बताना है असर्शन ए और रीजन आर करेक्ट है कि नहीं, और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स केपलर सेकंड लॉ जो है वो, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं, वो कहता है कि एक लाइन जो एक सन को एक प्लैनेट से कनेक्ट करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि एरियल वेलोसिटी जो है प्लैनेट का वो कांस्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स हम वो बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि प्लैनेटरी मोशन के केस में जो ये फोर्स है ये सेंट्रल होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि फोर्स सेंट्रल है, मतलब टाउ बराबर हो जाएगा r इंटू एफ, ये बराबर हो जाएगा RF sin थीटा। और चूंकि ये दोनों r और f कोलिनियर है
तो आर एफ टाउ का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना। और फ्रेंड्स dl बाई dt जो होता है वो बराबर होता है टाउ के। l क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ जो टाउ है यानी टॉर्क वो चूंकि 0 है तो l जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। l जो है हमारा वो एक कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर रिजल्टेंट टॉर्क जो उस पर एक्ट कर रहा है वो 0 है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ जो एरियल वेलोसिटी होगा dA बाई dt ये बराबर हो जाएगा हमारा हाफ इंटू आर इंटू वी डी टी, ठीक है ना। ये dA का वैल्यू हो जाएगा, तो dA बाई dt बराबर इतना हो जाएगा, तो dA बाई dt बराबर हमारा हो गया हाफ आर वी, ठीक है ना। और चूंकि L बराबर एम वी आर होता है इसलिए dA बाई dt बराबर हमारा हो जाएगा L बाई 2m। पर यहाँ जो L है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट है, इसलिए हमारा dA बाई dt भी जो है वो कांस्टेंट होगा। यही केपलर सेकंड लॉ है। तो फ्रेंड्स केपलर सेकंड लॉ जो है जो कहता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है ना। फ्रेंड्स हम यहाँ हमारा असर्शन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट है और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 0.1 मिलीमीटर है, उसको पार्शियली डिप किया जाता है वाटर में, ठीक है ना। और पार्शियली डिप किया जाता है तो उसको 30 डिग्री इंक्लाइन रखा जाता है वर्टिकल से, इंक्लाइन पोजीशन में उसको वाटर में डिप किया जाता है। तो लेंथ ऑफ वाटर जो है जो कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा वो कितना सेंटीमीटर है पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हाइट ऑफ वाटर जो कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है h ये बराबर होता है 2t cos थीटा बाई r रो जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया हमारा कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। r क्या हो गया, r हमारा हो गया रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। h हमारा क्या हो गया, h हमारा हो गया कैपिलरी हाइट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ कैपिलरी हाइट h बराबर हो जाएगा 2t cos थीटा इंटू रो जी आर, ठीक है ना। यहाँ हमारा t हो गया सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, t का वैल्यू दिया हुआ है 79 पर सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट एंगल, यहाँ कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है इसलिए cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। रो हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, रो का वैल्यू आ जाएगा 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। जी हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी का वैल्यू आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर हमारा हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, वो दिया हुआ है 0.1 mm, इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर। सारे वैल्यूज को डालने पे हमारा h बराबर आ जाएगा 100/7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h/l, ठीक है ना। तो l बराबर हमारा आ जाएगा h इंटू 2/√3, h क्या है 100/7 है, तो l बराबर हमारा आ जाएगा 200/7√3, ये बराबर आ जाएगा 16.49 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये वाइब्रेशन एंड वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक वेव जो है वो स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर रहा है, उसका इक्वेशन है y बराबर sin 20πx प्लस 10πt, जब जहाँ x और t जो है डिस्टेंस और टाइम है SI यूनिट में। ये फिर पूछता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जिनका ऑसिलेटिंग स्पीड सेम होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इस वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर a sin kx प्लस ओमेगा टी, जहाँ k जो है वो वेव नंबर है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना।
तो कंपेयर अगर हम करें तो के बराबर हमारा आ जाएगा 20 पाई पर मीटर, ठीक है ना। अब जो के बराबर होता है वो होता है के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा के, ठीक है ना। के बराबर है हमारा 20 पाई पर मीटर, तो लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा 1/10 मीटर, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स जो ऑसिलेटिंग स्पीड होता है पार्टिकल का यानी वी पार्टिकल, वो बराबर होता है वी इंटू स्लोप, ठीक है ना। वी क्या हो गया, वी हो गया आपको वेव वेलोसिटी, बराबर होता है ओमेगा बाई के, और स्लोप हो गया dy/dx। अब फ्रेंड्स मिनिमम डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच का, जहाँ जिन दो पॉइंट्स पे जो है ऑसिलेटिंग स्पीड सेम होता है, वो हो जाता है λ/2। हम यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए ए और बी वो दो पॉइंट हैं, ठीक है ना, जिनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो λ/2 है, और ए और बी का ऑसिलेटिंग स्पीड सेम है, ठीक है ना। यहाँ फ्रेंड्स ए और बी पर जो है ऑसिलेटिंग स्पीड सेम है, और ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है λ/2, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स दो पॉइंट जहाँ पे ऑसिलेटिंग स्पीड सेम है, उन दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा λ/2। ये बराबर हो जाएगा 1/20 मीटर, क्योंकि लैम्डा है 1/10 मीटर, तो λ/2 का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, डिस्टेंस बराबर λ/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये हीट ट्रांसफ़र चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो सिलिंड्रिकल रॉड है ए और बी, जो कि डिफरेंट मटेरियल से बना है, उनको एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया जाता है। जो दोनों रॉड का लेंथ, रेडियाई और थर्मल कंडक्टिविटी है, उसका रेशियो यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। फ्री एंड जो है रॉड ए का वो 400 केल्विन पे है, और रॉड बी का फ्री एंड 200 केल्विन पे है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो होगा इंटरफेस पे, रॉड के इंटरफेस पे, वो कितना केल्विन होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है आर, वो बराबर होता है L/Ka के, ठीक है ना। तो थर्मल रेजिस्टेंस R1 बराबर आ जाएगा L1/K1A1, और R2 बराबर आ जाएगा L2/K2A2, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है dQ/dt, वो dQ/dt बराबर होता है ΔT/R के, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स चूँकि दोनों रॉड जो है वो सीरीज़ में है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा दोनों रॉड में वो सेम होगा, इसलिए dQ/dt इन रॉड 1 बराबर हो जाएगा dQ/dt इन रॉड 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स dQ/dt 1 जो है वो हो जाएगा 400 माइनस T/R1। T क्या है, T है इंटरफेस पे जो टेम्परेचर है, इंटरफेस सी पे जो टेम्परेचर है वो है T। तो dQ/dt 1 हो जाएगा 400 माइनस T/R1, और dQ/dt 2 हो जाएगा T माइनस 200/R2। तो यहाँ से 400 माइनस T माइनस 200 आ जाएगा हमारा R1/R2। R1/R2 कितना हो जाएगा, L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू K2/K1, ये हो जाएगा R1/R2। L1/L2 है हमारा हाफ, R2/R1 भी हमारा हाफ है, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, और K2/K1 हमारा इंटू 2 हो जाएगा। तो R1/R2 का वैल्यू आ गया 1/4, मतलब 400 माइनस T माइनस 200 बराबर आ जाएगा 1/4। तो इससे हमारा T आ गया 360 केल्विन, यानी जो हमारा टेम्परेचर है इंटरफेस पे T वो बराबर है 360 केल्विन। यही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये फिजिक्स ऑफ गैसियस स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि हीलियम और आर्गन गैस को एक फ्लास्क में रखा गया सेम रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पे। तो जो रेशियो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हीलियम और आर्गन का, वो कितना होगा। मोलर मास दिया हुआ है हीलियम और आर्गन का। तो फ्रेंड्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होता है के एवरेज, वो बराबर होता है 3/2 kT के, ठीक है ना।
यहाँ जो दोनों गैस है हीलियम और आर्गन वो सेम टेम्परेचर पे है, तो टी दोनों के लिए सेम हो जाएगा। और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो के ई हीलियम बाई के ई आर्गन बराबर हो जाएगा 1/1, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 1:1। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का है और ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें दो लिस्ट दिया गया है। लिस्ट 1 में प्रोसेस दिया गया है आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, और लिस्ट 2 में दिया गया है वर्क डन, सप्लाइड हीट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जीरो है या फिर नहीं है ये बताना है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, मतलब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। और अगर सिस्टम आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी भी जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है यू वेरीज एज टी होता है। अब यहाँ डेल्टा टी चूँकि जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइडियाबेटिक प्रोसेस में जो है सिस्टम को वेल इंसुलेटेड रखा जाता है, जिससे कि कोई भी हीट ना तो इंटर करता है सिस्टम में और ना लीव करता है सिस्टम को, ठीक है ना। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू मतलब हो गया सप्लाइड हीट, मतलब बराबर जीरो हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस में पी जो है प्रेशर वो कांस्टेंट रहता है, मतलब डेल्टा पी बराबर जीरो हो जाएगा। और आइसोबारिक प्रेशर में डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ठीक है ना। तो आइसोबारिक प्रेशर में जो हीट दिया जाता है सिस्टम को वो यूज़ होता है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए और ऑल्सो और वर्क डन करने के लिए एक्सटर्नल सराउंडिंग से, ठीक है ना। तो आइसोबारिक प्रेशर में डेल्टा पी जीरो होगा, डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो नहीं होगा। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो है गैस का वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है मतलब कि वो जो है गैस जो है कोई वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक प्रेशर में डेल्टा वी बराबर जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और डेल्टा डब्ल्यू बराबर जीरो हो जाएगा, कोई वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम अगर मैच करेंगे तो ए का आ जाएगा 4, ए का आ जाएगा 4, बी का आ जाएगा 2, सी का आ जाएगा 3 और डी का आ जाएगा 1, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMAN25 का और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक मिरर जो है वो यूज़ किया जाता है एक इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, और इमेज का मैग्नीफिकेशन है 1/4। फिर आगे कहता है कि यदि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ मिरर का क्या होगा, पूछ रहा है। यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस किया गया है, ठीक है ना। और इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होता है, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीफिकेशन m बराबर हो जाएगा +1/4 और m बराबर होता है -v/u, इसलिए हमें मिल जाएगा v बराबर -u/4, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, इसलिए मॉड u प्लस मॉड v बराबर आ जाएगा 40। अब फ्रेंड्स v बराबर है -u/4 के, इसलिए यहाँ वैल्यू रखने पे मॉड u प्लस मॉड -u/4 बराबर 40 आ जाएगा, तो मॉड u बराबर आ गया 32 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स मॉड v बराबर हो जाएगा 40 माइनस मॉड u बराबर हो जाएगा 40 माइनस 32 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स मॉड u आ गया 32 सेंटीमीटर, मॉड v आ गया 8 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखें तो u बराबर -32 सेंटीमीटर हो जाएगा, v बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब स्फेरिकल मिरर के लिए होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। यहाँ पे 1/v हो जाएगा 1/8 और 1/u हो जाएगा
1/-32, तो f बराबर हमारा आ जाएगा 32/3 सेंटीमीटर, मतलब 10.7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और यहाँ f का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर आ गया f बराबर 32/3 यानी = 10.7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 3 यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है, असर्शन ए और रीज़न आर। बताना है कि असर्शन ए और रीज़न आर करेक्ट है कि नहीं, और आर जो है असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। असर्शन ए कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का वो एयर से ज़्यादा होता है। ये करेक्ट है, ये असर्शन ए। रीज़न आर कहता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है एक मीडियम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास डेंसिटी के। ठीक है ना, जो कि प्रोपोर्शनेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिजल्ट करता है। रीज़न आर जो है हमारा वो करेक्ट नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। ठीक है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी प्राइमरीली इस बात से डिटरमाइन होता है कि एक मीडियम लाइट को कितना स्लो डाउन करता है, जो कि मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता है, ना कि उस मीडियम के मास डेंसिटी से। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो केरोसिन जो होता है उसका मास डेंसिटी वाटर से कम होता है, पर उसका ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए इज़ करेक्ट। असर्शन ए करेक्ट है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट। आर जो है वो करेक्ट नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का और ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए है यहाँ पे, जिसका म्यू है 1.25। ठीक है ना। और ये सराउंडेड है अनदर मीडियम से, ये अनदर मीडियम से सराउंडेड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू = 1। ठीक है ना। एक लाइट का रे जो है इंसिडेंट होता है इस ब्लॉक के फ्लैट सरफेस पे थीटा एंगल पे। इंसिडेंट एंगल थीटा है यहाँ पे। ठीक है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा, जिसके कारण ये जो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या होगा जिसके कारण ये जो लाइट है ये ब्लॉक के टॉप सरफेस पे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ सफ़र करेगा। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ स्नेल लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ μ1 sin थीटा जो यहाँ पे है ये बराबर हो जाएगा μ2 × sin r। μ2 × sin r। यहाँ हम देखते हैं r प्लस थीटा सी बराबर 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है ना। r प्लस थीटा सी बराबर 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, साइन थीटा बराबर μ2/μ1 × sin 90 - थीटा सी। r बराबर है 90 - थीटा सी। तो साइन थीटा बराबर हमारा आ गया μ2/μ1 × cos थीटा सी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं μ2 × sin थीटा सी बराबर हो जाएगा μ1 × sin 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा μ1/μ2। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ साइन थीटा सी बराबर आ जाएगा μ1/μ2, इसलिए cos थीटा सी बराबर आ जाएगा √1 - μ1² / μ2²। तो यहाँ हमारा साइन थीटा बराबर है μ2/μ1 × cos थीटा सी। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा μ2/μ1 × √1 - μ1² / μ2²। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा √μ2² - μ1² / μ1²। μ2 का वैल्यू हम रख देंगे और μ1 का वैल्यू रख देंगे इसमें।
तो साइन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 3/4, इसलिए थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। यही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का और ये नेचर ऑफ लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक फोटो एमिसिव सब्सटेंस है जिसको इल्यूमिनेट किया जाता है एक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ लैम्डा आई है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ई है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है रेडिएशन का जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है वो लैम्डा नॉट है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा। m दिया हुआ है, h दिया हुआ है, m दिया हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट और c स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स आइंस्टाइन इक्वेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो कहता है काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर h न्यू माइनस फाई, ठीक है ना। के क्या है, के हमारा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, एच न्यू हमारा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और फाई है हमारा वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा आई माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा आई क्या है, वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन का, और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब हुआ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स लैम्डा ई बराबर होता है h बाई पाई। लैम्डा ई क्या हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया एमिटेड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और p हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। काइनेटिक एनर्जी के ही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, और p हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के ही बराबर हो जाएगा h बाई लैम्डा ई का होल स्क्वायर बाई 2m। ये बराबर हो जाएगा h²/2m इंटू लैम्डा ई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ दोनों काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बराबर आएगा तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट यहाँ करेंगे तो h²/2m लैम्डा ई स्क्वायर बराबर एच सी बाई लैम्डा ई माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारा मिल गया लैम्डा ई बराबर हो जाएगा √h/2m इंटू 1 बाई लैम्डा ई माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि एक डाइपोल है, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, ये दो इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पे, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है यानी जो 2L का है, जो 2L वो है 0.5 माइक्रोकूलम्ब यहाँ पे, ठीक है ना। और इस डाइपोल को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में रखा गया है। ऐसे रखा गया है कि इसका जो एक्सिस है ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो शुरू में ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, शुरू में डाइपोल का एक्सिस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों पैरेलल था, और कैपेसिटर में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, ये बोल रहा है। कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये दिया हुआ 0.5 mm। अब इस डाइपोल को जो है वो रोटेट किया जाता है थीटा एंगल पे। थीटा मतलब हो गया हमारा, थीटा एंगल पे 30 डिग्री हो गया। तो जब रोटेट किया जाता है तो ये फिर से रीअलाइन होने का कोशिश करता है, पैरेलल होने का कोशिश करता है, किसके कारण, जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस डाइपोल पे उसके कारण, ठीक है ना। तो हमें टॉर्क का वैल्यू पता करना है। तो फ्रेंड्स टॉर्क जो अप्लाई होगा डाइपोल पे टाउ ये बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। पी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा आ गया यहाँ पे हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स डाइपोल मोमेंट पी बराबर हो जाएगा क्यू ए।
क्यू ए मतलब क्यू हो गया चार्ज और ए हो गया सेपरेशन बिटवीन चार्ज। तो यहाँ पे हमारा चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10⁻⁻⁶ और सेपरेशन दिया हुआ 0.5 माइक्रोमीटर, ये बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट P बराबर आ जाएगा 1 × 10⁻12 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा V/d। V कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई होता है और D जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है वो है 0.5 mm मतलब 5 × 10⁻⁴ मीटर। तो E का वैल्यू आ जाएगा 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो हमारे टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे PE sin थीटा। P का वैल्यू हमने निकाला है 1 × 10⁻12, ठीक है ना। PE इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 10⁴, यहाँ 10⁴, और साइन थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, ये बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कहता है कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। फ्लक्स जो है फील्ड का थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस जो कि पैरेलल है XZ प्लेन से, वो फ्लक्स है 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो एरिया ऑफ सरफेस कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है 5 वो इज इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर के। अब चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सरफेस जो है वो पैरेलल है XZ प्लेन के, ठीक है ना, तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा एरिया का वो Y एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स एरिया वेक्टर जो होगा A वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा AJ कैप के, ठीक है ना, जहाँ A जो है वो मैग्नीट्यूड है एरिया का, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ फाई बराबर है E वेक्टर डॉट A वेक्टर के, ठीक है ना। तो वैल्यूज रख देंगे। फाई का वैल्यू आ गया 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इज इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10³ न्यूटन पर कूलम, और डॉट A वेक्टर है हमारा डॉट AJ कैप मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे हमारा आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 4 × 10³ A, ठीक है ना। तो A का वैल्यू आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। तो एरिया जो है सरफेस का वो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि दो स्टेटमेंट दिया गया असर्शन A और रीज़न R, ठीक है ना। असर्शन A कहता है कि जो एयरक्राफ्ट का आउटर बॉडी होता है वो मेटल का बना होता है, जो अंदर बैठे जो पैसेंजर होते हैं उनको लाइटिंग स्ट्राइक से बचाता है। रीज़न R कहता है कि एक कंडक्टर के अंदर जो कैविटी इनक्लोज्ड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हमें बताना है कि असर्शन A और रीज़न R करेक्ट है कि नहीं, और रीज़न R असर्शन A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रहता है। इसका मतलब एक कंडक्टर के अंदर, या अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ये इफेक्ट जो होता है वो कंडक्टर या कैविटी के शेप या साइज से इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट का मेटल बॉडी जो है वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, और चूंकि कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो कोई भी लाइटिंग स्ट्राइक जो है वो एयरक्राफ्ट के आउटर सरफेस पे कंडक्ट होता है, जिससे अंदर जो कैविटी है उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो सुरक्षित रहते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा असर्शन ए और रीज़न आर दोनों करेक्ट है, और रीज़न आर जो है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जी मिन 25 का है और ये कैपेसिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास चार्ज है जो कि है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जाता है प्लेट के बीच में। ऐसा इंसर्ट किया जाता है कि वो जो प्लेट के बीच का स्पेस है उसको ऑलमोस्ट फिल कर देता है। अगर इंड्यूस चार्ज जो है स्लैब के एक फेस पे 4 × 10⁻⁻6 कूलम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होगा Q इंड्यूस, वो बराबर हो जाएगा Q × 1 - 1/K। Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा चार्ज जो है कैपेसिटर पर वो, और K हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम वैल्यू रखेंगे तो Q इंड्यूस दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, इज इक्वल टू हो जाएगा जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो है 5 × 10⁻6 कूलम इंटू 1 × 1 - K। तो 1 × 1 - K का वैल्यू आ जाएगा 4/5, इसलिए K का वैल्यू आ जाएगा 5। इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का हो जाएगा K = 5। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जी मिन 25 का है और ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए और रीज़न आर। असर्शन ए कहता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और रीज़न आर कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड लूप्स फॉर्म करता है। ठीक है ना। अब हमें बताना ए और आर करेक्ट है कि नहीं, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, एक मैग्नेट में जो है पोल्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। एक मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं वो स्ट्रेंथ में इक्वल होते हैं और नेचर में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमारा असर्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब फ्रेंड्स, एक मैग्नेट के जो आउटसाइड मतलब बाहर जो है लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होता है, जबकि मैग्नेट के इनसाइड जो है लाइंस ऑफ फोर्स होता है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। ठीक है ना। मतलब कि वो अपीयर होते हैं ऐसा कि पोल्स पर कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसा अपीयर होता है। ठीक है ना। तो हमारा रीज़न आर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप्स, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जी मिन 25 का है और ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक इंडक्टेंस है जिसका रिएक्टेंस 100 ओम है, एक कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस 50 ओम है, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है। इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है एक एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है, उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो एवरेज पावर जो डिसिपेटेट करेगा सर्किट वो कितना वाट होगा, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट या एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट P बराबर होता है VRMS IRMS इंटू cos फाई। ठीक है ना। cos फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है, और cos फाई बराबर होता है R/Z। R रेजिस्टेंस है और Z इम्पीडेंस है। ठीक है ना। IRMS बराबर हमारा हो जाएगा VRMS/Z। ठीक है ना। तो P एवरेज यानी तो हमारा एवरेज पावर P एवरेज बराबर हो जाएगा VRMS इंटू VRMS/Z, IRMS के जगह और cos फाई के जगह R/Z।
तो P बराबर हमारा आ जाएगा VRMS स्क्वायर बाई इंटू R/Z²। तो एवरेज पावर हमारा आ गया P इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर इंटू R/Z²। ठीक है ना। अब Z जो हमारा होता है इम्पीडेंस, ये बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC²। R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, XL क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, और XC क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। तो हमारा इम्पीडेंस Z का वैल्यू आ जाएगा √R², R हो गया 50 ओम, प्लस XL का वैल्यू आ जाएगा हमारा 100 ओम, और माइनस XC का वैल्यू आ जाएगा -50 ओम। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ Z का वैल्यू आ जाएगा 50√2 ओम। ठीक है ना। Z का वैल्यू हमारा आ गया Z 50√2 ओम। ठीक है। तो एवरेज पावर P का वैल्यू हमारा VRMS स्क्वायर इंटू R/Z²। VRMS कितना हो जाएगा 10 वोल्ट स्क्वायर, इंटू R हो जाएगा 50 ओम, और Z² हो जाएगा 50√2 ओम का होल स्क्वायर। ये बराबर हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू 1 वाट। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय सर्किट हमारा हो जाएगा 1 वाट। यही आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें जो है √2I/ε0c इसका यूनिट पूछ रहा है। I है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और C है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स I बराबर होता है हाफ ε0 E0 स्क्वायर इंटू C, जहाँ I क्या है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ε0 क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। E0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और C हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो E0 बराबर हमारा हो जाएगा √2I/ε0c। मतलब फ्रेंड्स √2I/ε0c का जो यूनिट होगा वो वही होगा जो E0 का यूनिट होगा। E0 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा √2I/ε0c का यूनिट हमारा आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन 4 यही आंसर करेक्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन G-MEN 25 का है और ये न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए और रीज़न आर। ठीक है ना। असर्शन ए कहता है कि जो कॉपर न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है वो कार्बन न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, और रीज़न आर कहता है कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, ठीक है ना, उसका जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है A⁻⁴ के। ए मास नंबर है। तो हमें बताना है कि और आर करेक्ट है कि नहीं, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है ρn, वो बराबर होता है 3m/4πr0³ के। m क्या है, m है मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मास है m, और r0 है रेडियस ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है ना। न्यूक्लियन क्या होता है कि किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो m का वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और r0 का भी वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। तो हमारा ρn का जो वैल्यू आएगा, जो कि न्यूक्लियर डेंसिटी है, वो भी एक कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि असर्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी का जो वैल्यू होगा न्यूक्लियस का वो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ दे रहा है कि डेंसिटी जो है कॉपर न्यूक्लियस का वो कार्बन न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी जो होगा न्यूक्लियस का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, तो ये गलत होगा। अब फ्रेंड्स अगर किसी न्यूक्लियस का रेडियस r है और मास नंबर a है, तो r बराबर होता है r0 इंटू A⁻⁴ r0 क्या हो गया, रेडियस हो गया न्यूक्लियन का। ठीक है ना। और r0 क्या होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ हमारा जो रीज़न r बता रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर है a हैज़ अ रेडियस प्रोपोर्शनल टू a
टू द पावर 1/3, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए इज़ नॉट करेक्ट, ए करेक्ट नहीं है बट आर इज़ करेक्ट, लेकिन आर करेक्ट है, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन GMIN 25 का और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें जो है एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, पूछता है कि आउटपुट जो है y वो बराबर 0 होगा जब a या b का वैल्यू 1 या 0 क्या होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस लॉजिक सर्किट में ये जो है ये हो जाएगा एंड गेट, ठीक है ना। यहाँ हमारा a और b है, इसलिए y1 बराबर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा a डॉट b, ठीक है ना। यहाँ फ्रेंड्स हमारा ये जो है ये नॉट गेट है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ b आ जाएगा हमारा और ये आ जाएगा a डैश। और ये जो है हमारा ये और गेट है, इसलिए y2 बराबर हमारा आ जाएगा a डैश प्लस b, ठीक है ना। y2 बराबर हमारा आ गया a डैश प्लस b। अब फ्रेंड्स ये जो है ये हमारा नैंड गेट है, इसलिए y बराबर हमारा आ जाएगा y1 डॉट y2 डैश, ठीक है ना। और इसका ये बराबर हो जाएगा y1 डैश प्लस y2 डैश, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा y बराबर आ जाएगा, y बराबर है y डैश y1 डैश प्लस y2 डैश। तो y बराबर आ जाएगा, y1 का वैल्यू हम रख देंगे a डॉट b डैश और y2 का हम वैल्यू यहाँ से रख देंगे a डैश प्लस b का डैश, ठीक है ना। तो y बराबर हमारा आ जाएगा a डैश प्लस b डैश प्लस a डॉट b डैश, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा y का वैल्यू आया है इतना। अब हम इसमें a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं। तो y बराबर आ जाएगा हमारा a डैश मतलब 1 डैश, b डैश मतलब 1 डैश और प्लस a डॉट b डैश बराबर मतलब 1 डॉट 1 डैश, ठीक है ना। 1 डैश हो गया हमारा 0, यहाँ पे फिर 1 डैश हो गया 0 और ये 1 का वैल्यू यहाँ आ गया और 1 डैश हो गया हमारा 0, ठीक है ना। अब यहाँ 0 प्लस 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1 डॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, ये बराबर हमारा आ गया 0 प्लस 0, इसका वैल्यू आ जाएगा ये बराबर 0। फ्रेंड्स हमारा वैल्यू a बराबर 1 और b बराबर 1 के वैल्यू पे आउटपुट वैल्यू जो है y बराबर 0 आता है। तो a बराबर 1 b बराबर 1 यही आंसर होगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह हम देखेंगे कि a बराबर 0 b बराबर 0 के वैल्यू पे y बराबर 1 आएगा, a बराबर 1 b बराबर 0 के वैल्यू पे y बराबर 1 आएगा, a बराबर 0 और b बराबर 1 के वैल्यू पे y बराबर 1 आएगा